क्या नए फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैंसर इतना भयावह रूप लेता जा रहा है? आजकल डिटेक्शन बेटर। एक सर्जन जो कि यहाँ बैठा है और 5000 किलोमीटर दूर एक सर्जरी कर सकता है। रोबोट में क्या है कि पेशेंट के ऊपर रोबोट होता है, रोबोट की आर्म होती है, 4 आर्म, वो अंदर एब्डोमेन में होती है और सर्जन वहाँ नहीं बैठता। सर्जन ऐसे में जैसे यहाँ बैठा हूँ, दूर एक कोने में ओटी में ही बैठता है। कौन कौन से कैंसर को टेली सर्जरी के जरिए ऑपरेट किया गया है, ट्रीट किया गया है? कैंसर की बात करें तो मैं आपको बताऊँगा कि यूरो कैंसर में किडनी रिमूवल, पार्शियल नेफ्रेक्टमी, ब्लैडर रिमूवल, प्रोस्टेट, इन सब में यूज़ हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल हेल्थ पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। कैंसर, यह शब्द सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। भारत में हर साल लगभग 15 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं और विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि आने वाले सालों में ये संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन क्या होगा अगर इलाज की दूरी अब मायने ही ना रखे? क्या होगा अगर दिल्ली में बैठा सर्जन 5000 किलोमीटर दूर किसी मरीज की सर्जरी कर सके, वो भी पूरी सटीकता और सुरक्षा के साथ? आज टोटल हेल्थ में बात करेंगे भारत में बढ़ते कैंसर, जेनिटो यूरोलॉजी कैंसर और एक ऐसे क्रांतिकारी तकनीकी जिसने स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी है, रोबोटिक टेलीसर्जरी। हमारे साथ विशेष खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर रावल हैं जो मेडिकल डायरेक्टर हैं और चीफ यूरो जेनिटल ऑन्कोलॉजी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ और हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं और रिसर्च सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। आपको अगर डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं तो डॉक्टर साहब को डॉक्टर रोबोट से भी जाना जाता है। 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है और एशिया पैसिफिक में कई सर्जरीज कर चुके हैं। रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो 7000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं। वहीं टेली सर्जरी की बात करें तो 10 से ज़्यादा कर चुके हैं और हाल ही में इन्हें गोल्डन रोबोट सर्जिकल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जिस तरीके से हमने शुरुआत में ही बात की, कैंसर शब्द ऐसा जिससे रूह कांप जाए और धड़कन तेज हो जाए। 15 लाख कहा जा रहा है, हर साल नए मामले ऐड हो रहे हैं। क्या नए फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैंसर इतना भयावह रूप लेता जा रहा है? और तीसरा बड़ा अगर कोई देश है कैंसर में तो वो भारत सामने आ रहा है। इसके कई कारण हैं। कैंसर एक्चुअली ये आपकी अपनी सेल्स होती हैं जो इर्रेगुलरली डिवाइड करने लगती हैं। अगर रेगुलेटेड डिवीज़न है तो जैसे बच्चा बनता है तो उसमें भी वही प्रक्रिया होती है जिसमें सेल्स डिवाइड होती हैं और बेबी एक सेल से वो पूरा बेबी बन जाता है। वो रेगुलेटेड डिवीज़न है, रेगुलेटेड प्रोसेस है। यहाँ क्या है, वही डिवीज़न अनरेगुलेटेड हो जाता है और उस पर बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता। इस तरह वो ट्यूमर बनाता है जी। और इस ट्यूमर के बनने के कारण बहुत सारे हैं। दूसरा, जो नंबर इतना बढ़ रहा है उसका एक कारण ये भी है कि आजकल डिटेक्शन बेटर हो गया। हर जगह सबर्ब्स में, छोटे छोटे शहरों में अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट हैं, सीटी स्कैन है, टाउन्स में कस्बों में या डिस्ट्रिक्ट में सीटी स्कैन है। तो और अवेयरनेस है क्योंकि सब एजुकेशन इज़ एवरीवेयर नाउ। इट्स नॉट कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही आपके कन्फाइंड है। तो इस वजह से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं और ये और बढ़ेंगे आगे। एक तो कारण ये है। दूसरा जो कारण है वो लाइफ स्टाइल चेंजेस है। हमारा जो पहला जो लाइफ स्टाइल था उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी फिज़िकल एक्टिविटी। वो हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। हम लोग कार में चलते हैं, लिफ्ट में चलते हैं। हम लोगों ने अपने हर चीज़ बदल दी है जो ओरिजिनल हमारी भारत की थी। जैसे आप सिंपल लें तो जो स्क्वैटिंग होती थी, जो आप शौच के लिए जाते थे, उसकी वजह से हमारे घुटने ख़राब नहीं होते थे, अब घुटने ख़राब होते हैं। अच्छा, खाने पीने में जंक फूड आ गया, रिफाइंड ऑयल जाने क्या क्या है उसमें। तो ये बहुत सारे फैक्टर मिलके और बिकॉज डायग्नोस्टिक इम्प्रूवमेंट जो हुआ है उसकी वजह से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, ये और बढ़ेंगे। लेकिन क्या ये जो फैक्टर्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये 40 साल पहले देखें तो पैटर्न अलग था कैंसर का, लेकिन आज जो है वो पैटर्न अलग हो गया। क्या डिफरेंस है इस पैटर्न में? इसका भी कारण ये है कि जो डायग्नोस्टिक जो मेथड हैं वो इम्प्रूव कर गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं 1981 में सेलेक्ट हुआ था MBBS में। तो उस वक्त हम लोगों को पढ़ाया जाता था किडनी ट्यूमर के डायग्नोसिस के 3 साइन थे कि यहाँ पे कोई आपको फील होता है कुछ भी गांठ सी, और अगर यूरिन में ब्लड आता है और मतलब खांसी वांसी आने लगे, कुछ है, पेन था, लम्प था और यूरिन में ब्लड था। जी। पेन है, यहाँ बड़ा गांठ है और यूरिन में ब्लड है।
और उसके बाद हम क्या करते थे, IVP होता था, उसमें एक डाई डाल के और एक्सरे लेते थे। यही हमारे पास टूल था, कुछ नहीं था उस वक्त। सारे किडनी ट्यूमर, ज़्यादातर किडनी ट्यूमर इतने बड़े बड़े ट्यूमर होते थे जी। आज जब से वो अल्ट्रासाउंड आया है, 80s में ही अल्ट्रासाउंड आया था, अल्ट्रासाउंड अब हर जगह है। और पेशेंट का जरा भी पेन हुआ, कुछ हुआ, गैस हुआ, तो अल्ट्रासाउंड करते ही छोटे छोटे ट्यूमर हो गए जो प्रेजेंट करते हैं। किडनी अब छोटे छोटे स्मॉल ट्यूमर में आ गए जी। तो उसकी वजह से आप जो किडनी की रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो उसमें किडनी बचा भी लेते हैं। जब दूसरा है प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं थोड़ा गायनी उसी पर ही मैं आऊंगी। हाँ, अब हाँ, हाँ, अगला का सवाल मेरा वही है। तो पैटर्न जो है ना, इवन कैंसर में नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन में हुआ है। जो पित्त की थैली की जो पथरी थी वो हमें पढ़ाया जाता है 40 साल की फैटी फर्टाइल फीमेल ऑफ 40 अच्छा उस वक्त, और अब वो 20 साल की 22 साल की लेडीज में ज़्यादा होता है। तो उसके चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द डिटेक्शन इज़ डिफरेंट नाउ, बिकॉज अल्ट्रासाउंड इज़ एवरीवेयर। और ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर में हुआ है जहाँ PSA एक ब्लड का टेस्ट होता है जी। उसके वजह से आप अब सभी जानते हैं, पढ़े जब लिखे बच्चे सब जानते हैं कि आफ्टर 50 PSA हो जाना चाहिए, यूरिनरी सिम्टम होते हैं। और PSA की वजह से प्रोस्टेट कैंसर, जब 96 में मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल खुला था, जब मैं वहाँ आया था, 90% ऑफ द पेशेंट दे वर इन स्टेज 4। अब 60% जो पेशेंट है वो स्टेज 1, 2 में आ जाते हैं, 3 में ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए पैटर्न चेंज हो रहा है। ऐसे ही गायनी कैंसर में आपका होगा कार्सिनोमा सर्विक्स जी, वो बहुत लीथल होता था, बहुत एडवांस केस आते थे और लेडीज़ जो है जाती नहीं थी टेस्ट के लिए, ब्लीडिंग होगी वो बताएंगे नहीं। अब वो अर्ली आने लगा है और डिसअपियर होने लगा है, क्योंकि अभी जो यंगस्टर्स में जो वैक्सीन लग रही है, ये अगर लगती रही HPV वैक्सीन, तो कैंसर सर्विक्स ख़त्म हो जाएगा, दुनिया से ख़त्म ही हो जाएगा। और इनमें अब क्या हो गया, लेडीज़ में ब्रेस्ट का कैंसर बढ़ गया, एंडोमेट्रियम कैंसर बढ़ गया, यूट्रस का कैंसर बढ़ गया, ओवरी का कैंसर बढ़ गया है। ओवरी कैंसर में अभी कोई एडवांस नहीं हो पाया, क्योंकि ओवरी का कैंसर छोटी छोटी सिस्ट बनती हैं और लेडीज़ को मालूम नहीं पड़ता, और वो सिस्ट बन के फट जाती है पेट में। जब पानी भर जाता है सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर होने के बाद, तो उन्हें लगता है मेरा पेट फूल रहा है। तो ओवरी कैंसर अभी भी वो स्टेज 3, 4 में ज़्यादा मालूम पड़ता है, लेकिन सर्विक्स जो है वो बहुत अर्ली पकड़ के या कम हो गया जी। क्योंकि आप यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजी से जुड़े कैंसर के मामलों को देख रहे हैं, सरल भाषा में हमें बताइए कि यूरोलॉजी के कैंसर में कौन कौन से आपके अंग आते हैं। और क्योंकि प्रोस्टेट बहुत आम हो गया है आजकल बीमारी जो है, और पुरुषों में होती है, तो किस तरीके से ये जो प्रोस्टेट कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है, और यूरोलॉजी से जुड़े जो दूसरे कैंसर हैं वो कितनी स्तर से आगे बढ़ रहे हैं? तो यूरोलॉजी में कैंसर में किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, पीनिस एंड टेस्टिस, ये 5 ऑर्गन है। और फीमेल में पीनिस टेस्टिस है नहीं, तो किडनी, ब्लैडर दो ही होते हैं जी। फीमेल में। इनमें क्या, किडनी कैंसर तो मैंने जैसे बताया कि उसका अब इंसिडेंस जो है, वो जो प्रेजेंटेशन है वो अर्ली होने लगा है, और उसकी वजह से आप रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो किडनी बचा लेते हैं जी। प्रोस्टेट का प्रेजेंटेशन जो अर्ली इसलिए होने लगा कि PSA है, वो जी। PSA को कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये कैंसर साइंस में बेस्ट मार्कर है, आइडियल नहीं है, फिर भी ऐसा कोई मार्कर नहीं है कैंसर साइंस में जो ब्लड टेस्ट करो और आपको उस कैंसर का मालूम पता चल जाए। ब्रेस्ट में, ओवरी में कहीं नहीं मालूम पड़ता। PSA इतना स्पेसिफिक है, एक बार PSA बढ़ा हुआ है तो आप सस्पेक्ट करते हैं पेशेंट का कैंसर है, और उसका फिर आगे टेस्ट करते हैं तो मालूम पड़ जाता है। इसी वजह से प्रोस्टेट के कैंसर की इंसिडेंस बढ़ गई है। अच्छा। अब स्टेज 1, 2, 3 ज़्यादा हो गए हैं, उसे हम फिर ट्रीट करते हैं, रोबोटिक सर्जरी है, रेडिएशन है, और अब एक और एब्लेटिव थेरेपी आ गई है, हाइफू है। बिल्कुल, ये थेरेपीज और सर्जरीज के किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम आगे आएंगे। लेकिन क्योंकि आम जनता आपको देख रही है आज, और आम जनता आपसे एक जानना चाहती है कि यूरोलॉजिस्ट से कि क्या क्या वो वार्निंग साइंस हो सकते हैं या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं, जिनको आप अगर अर्ली स्टेज पर पहचान लें तो देरी से बचा जा सकता है। देखो, एक तो मैं रेड फ्लैग्स बताऊंगा किसी भी कैंसर के लिए जी, और फिर मैं यूरो कैंसर की बात ठीक करूंगा। कोई भी स्किन पे आपके कोई तिल है या मस्सा है, अगर वो बढ़ने लगे, स्ट्रेट अवे गो टू द डॉक्टर। अच्छा। कोई घाव बन गया, वो हील नहीं कर रहा है। अच्छा, ब्लड फ्रॉम एनी ऑरिफिस, नाक से है, मुंह से है, खांसने में है, उल्टी में है, लेट्रिन में है, यूरिन में है, कान में है, आपको डॉक्टर को मिल रहा है। ये हमेशा मतलब कैंसर, पहला चीज़ है कैंसर रूल आउट करिए। यूरिन में है तो पहला चीज़ है कैंसर रूल आउट करें। वो किडनी से भी हो सकता है, ब्लैडर से भी हो सकता है।
ठीक है। तीसरा है कि आपकी बाउल हैबिट्स जो है ना वो गड़बड़ हो गई है, कि जो मोशन जो टाइम पे नहीं आ रहा है या रेगुलर हो रहा है, तो दैट इज़ अनदर साइन। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख लगनी बंद हो गई है। नैगिंग कफ, खांसी है ठीक ही नहीं हो रही है, खांसने में खून आना, तो ये है अर्ली साइंस कि बॉडी में किसी भी बच्चेदानी के मुंह से ब्लड आना, इमीडिएटली यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, देयर इज नो डिले। अच्छा, ये है किसी भी कैंसर के हो सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि आफ्टर 40 अगर फैमिली हिस्ट्री है, अदरवाइज आफ्टर 50 यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, एटलीस्ट हैव वन अल्ट्रासाउंड। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट सिंपल से होते हैं। इसमें आप बहुत सारे कैंसर को पकड़ सकते हैं बड़ी जल्दी जी। और किडनी की बात करें तो किडनी में कोई ऐसा सिम्टम नहीं होगा अनलेस कि वो लेट हो जाए। मैं हमेशा पेशेंट्स को बताता हूँ, वो कहते हैं जी हमें प्रॉब्लम तो है नहीं, आप कह रहे हो हमें कैंसर है, तो मैं कहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपका कैंसर बढ़ चुका है। जैसे ब्रेस्ट का ट्यूमर लीजिए, ब्रेस्ट में नोड्यूल हुआ, लेडीज़ कहती है हमारे दर्द ही नहीं है, आप हमें क्यों बता रहे हो कैंसर है। मैंने कहा जब दर्द होगा, जब तक वो कैंसर इतना बड़ा हो चुका होगा, पीछे फिक्स हो जाएगा, तो आप लेट हो गए। किडनी में है, किडनी में दर्द नहीं होता, स्क्रीनिंग मालूम पड़ता। प्रोस्टेट में ही ऐसे ही है, PSA बढ़ा है, पेशेंट कहता है हमारा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है कि आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, एटलीस्ट 50 के बाद 1 साल ज़रूर अपना डॉक्टर को दिखा लें, चेकअप करा लें। जब यूरिन में ब्लड आया तो उसे दिखाना है। टेस्टिस में बड़ी प्रॉब्लम होती है, यंग बच्चे होते हैं और इन्हें लगता है कि टेस्टिस अगर एनलार्ज होने लगा तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से। मैंने पेशेंट देखे हैं यंग बच्चे, कहते हैं हमने सोचा ये हार्मोन की वजह से टेस्टिस बढ़ रहा है हमारा, और दर्द होता नहीं है उसमें जी। तो अगर कोई भी एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस है, उन्हें डॉक्टर को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट पर आते हैं क्योंकि आपको तो डॉक्टर रोबोट के नाम से भी जाना लग गया है, लेकिन जिस तरीके से आप टेली सर्जरी में एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से एक सर्जन जो कि यहाँ बैठा है और 5000 किलोमीटर दूर एक सर्जरी कर सकता है, कितनी बड़ी क्रांतिकारी तकनीक ये विकसित हो रही है। अच्छा, टेली सर्जरी का मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। 2001 में न्यूयॉर्क से फ्रांस में एक कोलिसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया था। उस वक्त उन्हें मतलब डेटा साइंस ये टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी और रोबोट भी नहीं था, उन्होंने डिफरेंट रोबोट से यूज़ किया। उसके बाद वो बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में चला गया। फिर रोबोट आया। रोबोट इज़ ए काइंड ऑफ रिमोट सर्जरी ओनली जी। रोबोट में क्या है कि पेशेंट के ऊपर रोबोट होता है, रोबोट की आर्म होती है, 4 आर्म, वो अंदर एब्डोमेन में होती है और सर्जन वहाँ नहीं बैठता। सर्जन ऐसे में जैसे यहाँ बैठा हुआ हूँ, दूर एक कोने में ओटी में ही बैठता है। आप उस चेयर को ओटी के बाहर भी ले जाओगे, पर वो कनेक्टेड रहते हैं वायर से, और आप जो मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं वो मूवमेंट पेशेंट के पेट में जहाँ भी सर्जरी हो रही है वहाँ हो रहे हैं, तो सेम मूवमेंट जो वो रिप्लिकेट होते हैं जी। अच्छा, ये है तो एक तरीके से रिमोट सर्जरी, पर इसे बिल्कुल टेली सर्जरी में ले जाने के लिए आपको गुड 5G डेडिकेटेड लाइन चाहिए। अच्छा। जब ये इंडियन रोबोट में मैं इन्वॉल्व हुआ मंत्रा में, तो हम लोगों का पहले से ये था कि हम लोग ये करेंगे, और उसके सारे ट्रायल मैंने किए मंत्रा के, मंत्रा 1, मंत्रा 2, मंत्रा 3, और उसमें मतलब काफ़ी हम लोगों ने सीखा, उसे इम्प्रूव किया फीडबैक दे के। तो अब वो जब ये इस लायक हो गया कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर पाएँ, क्योंकि मार्केट में ऐसे रोबोट हैं जिन पर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करना बड़ा मुश्किल काम। ठीक है। इस पे आप कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर सकते हैं, तो और मैं कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करता हूँ, मेरे पे स्ट्रेट और सर्जरी होती नहीं, क्योंकि मैं कैंसर में हूँ। तो जब ये हो गया, देन वी डिसाइडेड कि अब टेली सर्जरी करा जाए। तो पहले हम लोगों ने उन पे पिग्स पे की, फिर उसके बाद ट्रायल में रजिस्टर कराया। ट्रायल वो मैं गुरुग्राम में बैठा, जो SSI हेडक्वार्टर जहाँ पे जिन्होंने रोबोट बनाया डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, और मैं सर्जरी मुझे करनी थी जी। राजीव गांधी में, हमने वो पेशेंट रोबोट था, और वहाँ से हमने 5G डेडिकेटेड लाइन थी इनकी दोनों तरफ, हॉस्पिटल में भी हमने डेडिकेटेड वो रखा। और पहली जो बड़ी सर्जरी की थी यूरिनरी ब्लैडर रिमूव करना, जो 1 घंटे 45 मिनट में हुआ, उसके बाद हमने करी, और ट्रायल में जब हमने डेटा दिए तो सडेस्को ने इसे अप्रूव कर दिया कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब ये तो काफ़ी मतलब सर्जरी हो चुकी है, मे बी अराउंड 100 से ऊपर टच हो चुकी है रोबोटिक, ये टेली सर्जरी जिसमें से आप 10 कर चुके हैं। इसके साथ लोगों में डर होता है कि एक तो मैनुअल सर्जरी का विश्वास होता है कि सर्जन अपने सामने खड़ा है, जो होगा
अच्छा होगा, लेकिन दूर रह के सर्जरी करना, रोबोट के साथ करना, तो वो जो पेशेंट्स में एक विश्वास पैदा किया जाए टेली सर्जरी से जुड़ा, वो कैसे किया जाए? अच्छा ये बताओ, आप हवाई जहाज में जाते हैं ना, तब भी तो विश्वास ही होता है ना कि आप तो नहीं चला रहे हवाई जहाज है, पर क्यों विश्वास होता है? क्योंकि वी नो के डेटा है कि फ़्लाइट्स कितनी सेफ़ है, हम जाते हैं। अभी टेली सर्जरी का क्या है, अभी इतने डेटा नहीं है। जैसे जैसे डेटा इवॉल्व होंगे, सारे के सारे बताएंगे जो रोबोट का कोई फॉल्टी अगर ड्यूरिंग प्रोसेस कोई गड़बड़ी हुई है, उसका कितना रेट है जी, और उसे रेक्टिफाई करा गया या ब्लीडिंग हुई या अनटूवर्ड मूवमेंट हुए रोबोट के, ऐसे जब मालूम पड़ेगा कि यहाँ कुछ नहीं होता है, और देन वी प्रोड्यूस लाइक वी डू थाउजेंड्स ऑफ रोबोटिक टेली रोबोटिक सर्जरी, तो नेचुरली देन वी आर कॉन्फिडेंट इन ऑफरिंग टू द पेशेंट एंड पेशेंट विल बी ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट। एंड मोर ओवर जो जहाँ पे भी दूसरी जगह सर्जरी जो टीम है वो क्वाइट वेल ट्रेंड होती है। रोबोटिक सर्जरी ना कर पाएँ, सपोज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ सब दिल्ली में, और मैं कहीं पटना में ऑपरेट करता हूँ किसी हॉस्पिटल में, अगर रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि आई एम वेरी एक्सपीरियंस पर्सन सर्जन, जी, तो देयर आर चांसेस ऑफ कोई एरर तो ख़त्म से है, लेकिन अगर फिर भी कुछ हो जाता है तो वहाँ की टीम एटलीस्ट ओपन करके मैनेज कर पाती है ईजीली। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो टेली सर्जरी है वो बहुत एक्यूरेट है? हाँ, सेम एज जैसी मैं रोबोट की सर्जरी अपने तो ओटी एक में करता। सर्जन से गलती हो सकती है, लेकिन टेली सर्जन से जो है वो गलती नहीं हो सकती? गलती कि मतलब एक्यूरेसी उतनी आप कह रहे हैं कि सेम एक्यूरेसी है Same जैसे कि आप ओटी में बैठे हुए, सेम एक्यूरेसी है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वही मूवमेंट होते हैं। बिल्कुल, साथ के साथ जिस तरीके से एक अर्बन और रूरल डिवाइड, उसको भी ये टेली सर्जरी कहीं ना कहीं कम कर रहा है, क्योंकि आप 100%, ग्रामीण इलाकों पे जाइए, वहाँ तो इस तरीके की फैसिलिटीज है नहीं। हाँ, तो किस तरीके से ये जो टेली सर्जरी है वो इस तरीके की डिवाइड को भी कम करने में एक सहायक रोल अदा कर रहा है? KGMC में प्रोफेसर है वहाँ, इज़ वेरी एक्सपीरियंस सर्जन। अब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीतापुर में है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं और है, हरदोई में है, वहाँ पे आप रोबोट लगा दीजिए, ठीक है। वहाँ पे जो सर्जन होगा वो ही विल हैव बेसिक ट्रेनिंग ऑफ ओपन सर्जरी के केस आराम से वो है। और इसका टेली सर्जरी के साथ टेली प्रॉक्टरिंग में भी बहुत बड़ा रोल है कि आप वहीं बैठे बैठे डॉक्टर को सिखा सकते हैं, डॉक्टर को वहीं बैठे बैठे आप सिखा दोगे अगर मान लिया कुछ होता तो टेली। अब वो KGMC में बैठा हुआ जो डॉक्टर है वो हरदोई हुआ, कहीं सीतापुर हुआ या उरई हुआ, वो आराम से ऑपरेट कर सकता है जी, और जो कि पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, और वो इतना ही एफिशिएंट है कि जैसा कि वो उरई में या वहाँ जाके ऑपरेट करे। सेकेंड थिंग टेली सर्जरी का फ़ायदा ये है कि टेली प्रॉक्टरिंग, अब वहाँ जो डॉक्टर है उसे टीच करना है जी, तो उसमें क्या होगा कि वो स्टार्ट कर सकता है वहाँ, उसकी जो वो सर्जरी का व्यू यहाँ होगा सेंटर में, जब KGMC में होगा, और वो वहाँ से जब ऑपरेट कर रहा हो तो गाइड यहाँ से हो जाएगी। हाँ, उस पर आप मार्क भी कर सकते हैं यहाँ काटना है, हाँ, ये टेलीस्ट्रेशन कहते हैं उसे, कि यहाँ पे काटेगा वो डॉक्टर, ऐसे आप गाइड कर सकते हैं डॉक्टर ठीक को। है। अगर मान लिया वो कुछ गड़बड़ होती है तो आप यहाँ से कंट्रोल ले लीजिए। तो ये बहुत सारा वो है। और अभी तक अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से कैंसर को टेली सर्जरी के जरिए ऑपरेट किया गया है, ट्रीट किया गया है? कैंसर वैसे तो टेली सर्जरी बिनाइन में खूब हो रही है, ठीक है, पर आप कैंसर की बात करें तो मैं आपको कहूँगा कि यूरो कैंसर में किडनी रिमूवल, पार्शियल नेफ्रेक्टमी, ब्लैडर रिमूवल, प्रोस्टेट, इन सब में यूज़ हो चुकी है। इसमें क्योंकि यूरोलॉजिस्ट ने ही लीड ली, ये स्टार्टेड जब चाइना से हुआ तो वहाँ यूरोलॉजिस्ट था विपुल पटेल जो इंडियन ही है, एंड ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने प्रोस्टेट शुरू किया। शायद पहला सिस्टोप्रोस्टेक्टमी टेली सर्जरी आई डिड इन द वर्ल्ड। पार्शियल नेफ्रेक्टमी मैंने जब यहाँ से बैठ के लंदन में दिखाया था, जिसमें किडनी का आप केवल पार्ट निकालते हैं। तो कैंसर में तो अभी यही है, यूरो कैंसर ही, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट ने लीड लिया है। बट देयर इज़ नो डाउट कि कल अगर GI सर्जन लेते हैं या थोरेसिक सर्जन लेते हैं या हेड नेक सर्जन एडवांस इसमें करते हैं पार्टिसिपेट, वो कर पाएंगे, पर अभी तो यूरो कैंसर में ही हुआ है। और साथ ही साथ अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें, जिस तरीके से हम अब टेली सर्जरी का उपयोग कर रहे हैं, अपने स्वदेशी SSI मंत्रा के साथ कर रहे हैं, अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो हमारा जो भारत का अभी किस पायदान पर है टेली सर्जरी में, जिस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं और सर्जरीज कर रहे हैं? अच्छा, यूरो कैंसर के अलावा हमने गायनी कैंसर में भी, वो मैं बताना भूल गया आपको। अब कमिंग टू वेयर वी आर नेक्स्ट टू चाइना एंड देयर इज नथिंग हैपनिंग इन यूरोप और अमेरिका इन द फील्ड ऑफ टेली सर्जरी। उनके अपने लॉज के प्रॉब्लम है या जो भी है। इवन जो डाविंची जो पहला रोबोट अमेरिकन आया था, वो आया जब बनाया गया था वो
इसीलिए बनाया गया था वॉर जोन में या स्पेस में ऑपरेट करें, लेकिन वो इतना यूज़ हुआ, इतनी सक्सेसफुल हो गई कंपनी के, उन्होंने टेली सर्जरी का सोचा ही नहीं। तो इंडिया इज़ इन द फोर फ्रंट। और हम यहाँ से समझिए फ्रांस से दिल्ली में हुई है, वो सॉरी इंदौर में हुई है सर्जरी जी, और इंटर हॉस्पिटल सर्जरी कर लेते हैं आज। लाइक अब आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, तो ये आगे होगा कि भाई वो सर्जन एक्सपीरियंस सर्जन वहाँ नहीं जाएगा, बट उसका पेशेंट वहाँ है, वहाँ पे दूसरा सर्जन है, वो ऑपरेट कर। कई बार पेशेंट कहते हैं ना, आई वांट सर्जरी फ्रॉम यू ओनली, तो उसमें उसे जाने की ज़रूरत नहीं है और सेम एक्सपर्टीज़ अपने घर के पास मिल जाएंगी। तो इस तरह है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब 1.4 बिलियन की हमारी जनसंख्या, 140 करोड़ की जनसंख्या, 15 लाख मरीज हर साल कैंसर के जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से भी टेली सर्जरी प्रोग्रेस कर रहा है, उसके साथ हम क्या चुनौतियां देख रहे हैं, कितना हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है अब? सबसे बड़ी चुनौती है एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस जब ही होगी जब व्हेन वी प्रोड्यूस मोर डेटा, देन यू हैव टू हैव लॉ आल्सो। बिकॉज कल मान लिया सर्जन जो ऑपरेट यहाँ कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, और वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी? ठीक है, तो उसमें लॉ ज़रूर होना चाहिए कि दोनों की होगी, दोनों सेंटर्स की होगी। और उसमें मतलब आई एम नॉट लॉयर, लेकिन वो दे कैन कम विद दिस थिंग रेगुलेटरी। ये नहीं कि उठा के किसी भी नर्सिंग होम में कोई भी कर रहा है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल में हुआ था। क्लिनिकल ट्रायल वॉज ए बिग थिंग फॉर इंडिया जब ये ओपन हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि किसी भी छोटी क्लिनिक में क्लिनिकल ट्रायल चले गए, फिर बाद गवर्नमेंट ने उसे स्नब करा सारा, फिर देन केम विद IRB रजिस्ट्रेशन एंड ऑल एवरीथिंग, देन दे रेगुलेटेड। ठीक है, सेम वे अभी टेली सर्जरी, एवरीबॉडी अरे मैंने ये कर दिया, सब लोग ये दिखाते हैं, लेकिन लेटर ऑन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग टेली सर्जरी के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए, है ना? और पेशेंट एक्सेप्टेंस जब भी आएगा व्हेन द सर्टिफाइड डॉक्टर इज देयर, है ना? बिल्कुल ठीक बात। पेशेंट ट्रस्ट तभी डेवलप होगा। हाँ, तभी डेवलप होगा। और गाइडलाइन होनी चाहिए कि भाई अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता क्या उसके रीएम्बर्समेंट क्या होगा और किस किस को रेस्पॉन्सिबल होंगे। एक बार ये चीज़ें आ जाएंगी, पहले तो डेटा जब हो जाएंगे, देन यू डू द सर्टिफिकेशन एंड यू द रेगुलेशन, देन इट विल बी एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। कैंसर एक लंबा ट्रीटमेंट है, उसके बीच में अगर टेली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, एक व्यक्ति, एक पेशेंट, एक परिवार के मन में यही सवाल होता है, कितना खर्चा आएगा? खर्चा ज़्यादा नहीं है। The good thing is that we have a very good 5G network and dedicated this thing fiber optic line. वहाँ पे तो सेम खर्चा है जब वो डॉक्टर वहाँ भी है, ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। जो खर्चा यहाँ शुरू हो रहा है वो केवल नेटवर्क का है, नेटवर्क। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ह्यूज एक्सपेंसेस। दैट्स वेरी गुड विद। बिल्कुल, आखिरी में आ चुके हैं हम। कितने टेली सर्जन्स की और ज़रूरत है हमारे भारत में अभी? और आखिरी में अगर आप एक मैसेज उन लोगों तक देना चाहें, क्योंकि कैंसर एक बड़ा ट्रीटमेंट है और उसके साथ बहुत संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक बार जब ये शुरू होता है कि स्टेज पर है से लेकर पूरा जब तक आपका ट्रीटमेंट होता है, एक लंबी जर्नी है। तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट होने के नाते, एक यूरोलॉजिस्ट होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो कितने टेली सर्जन, मैं कहूँगा टेली सर्जरी शुड बी नाउ द पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम फॉर द ऑल सर्जन, बट इट्स नॉट ए बिग डील, इट्स नॉट एन इम्प्रूवमेंट और एनी चैलेंज फॉर ए सर्जन। वो तो वो जब OT में बैठा सेम चीज़ वहाँ कर रहा है। इससे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो सर्जन के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो एवरी सर्जन कैन बी टेली सर्जन। नाउ माई मैसेज टू पेशेंट्स और पब्लिक इज दैट डोंट गेट अवे विद द किचन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये यंगस्टर्स ये सब जंक फूड खाते हैं और सब बोलता है, जो सबसे बढ़िया खाना आपके घर का बना हुआ है। ऑलवेज डू फिजिकल एक्सरसाइजेस and you may be very busy in your work, but take care of your health. Give some time to yourself because the work will continue. ये नहीं है कि आप बहुत कुछ वो चीज़ें आपसे निकल जाएगा, you will not lose, but if you lose your health, you lose everything. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आने के लिए टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी नई जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। थैंक यू। कैंसर का नाम डर पैदा करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी, जागरूकता और सही समय पर इलाज डर को उम्मीद में बदल सकते हैं। जब दिल्ली में बैठा सर्जन 5000 किलोमीटर दूर जिंदगी बचा सकता है, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये इंसानियत की जीत है। याद रखिएगा, कैंसर लाइलाज नहीं है, देर से पहचाने सबसे बड़ा खतरा है। आज ही जांच कराइए, जागरूक बनिए और जिंदगी को एक और मौका दीजिए। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।